हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट प्रैक्टिस राउंड 2013 का सेकंड प्रॉब्लम दैट इज कैप्टन हैमर। ऑल्सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Captain Hammer. The Hamjet is a true marvel of aircraft engineering. It is a jet airplane with a single engine so powerful that it burns all of its fuel instantly during takeoff. The Hamjet doesn't have any wings because who needs them when the fuselage is made up of special wonderflonium isotope that makes it impervious to harm. अब वैसे तो इसमें मोस्टली स्टोरीज है, बट एक पॉइंट जो ध्यान में रखने जैसा है वो क्या है कि एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है हेमजेट और उसमें सिंगल इंजन है। वो सिंगल इंजन इतना पावरफुल है कि जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो वो सारा का सारा फ्यूल बर्न हो जाता है उस टाइम पे, मतलब कि फ्यूचर में उसके पास खुद की कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी। ठीक है। Piloting the Hamjet is not a job for your typical meek-bodied superhero. That's why Hamjet belongs to Captain Hammer, who is himself impervious to harm. Again, only story. The G-forces that make the pilot endures when taking a trip is the Hamjet are legendary. Okay. The Hamjet takes off at an angle theta degrees up and a speed of v meters per second. V is a fixed value that is determined by the awesome power of the Hamjet engine and the capacity of its fuel tank. क्या बोला गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ करता है एट द एंगल ऑफ थीटा डिग्रीज। ठीक है, एट थीटा डिग्रीज अप, मतलब कि यहाँ से थीटा डिग्रीज विथ अ स्पीड ऑफ v। और ये जो v है वो एक फिक्स वैल्यू है जो कि डिपेंड करता है इंजन की कैपेसिटी पे, मतलब कि इंजन के ताकत पे और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पे। द डेस्टिनेशन इज d मीटर्स अवे। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से d मीटर्स अवे क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है। ओके। Your job is to program the Hamjet's computer to calculate theta given v and d. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि अगर थीटा एंगल पे v वेलोसिटी पे अगर ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, और पहले पैराग्राफ में क्या बोला गया था जो कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंटली सारा फ्यूल बर्न हो जाता है, मतलब कि यहाँ से जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा तो सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसके पास v वेलोसिटी आ जाएगी और इसका जो डेस्टिनेशन है जहाँ इसको जाना है वो d मीटर्स अवे है। अब क्योंकि उसके पास खुद का कोई फ्यूल बचा नहीं है, सारा इंस्टेंटली बर्न आउट हो गया ड्यूरिंग टेक ऑफ, तो अब उसके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी बची नहीं, तो नाउ इट विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इस पर क्या सिर्फ ग्रेविटी वर्क करेगी अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो। ठीक है, लेकिन अब इसके पास खुद का कोई एनर्जी सोर्स नहीं है जिससे कि वो कोई फोर्स अप्लाई कर सके। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि v और d दिया गया है कि डेस्टिनेशन डिस्टेंस कितना दूर है और वो टेक ऑफ कितनी वेलोसिटी से करता है ये दिया गया है। तो हमें बताना है कि उसका एंगल क्या होना चाहिए कि इस वेलोसिटी पे टेक ऑफ करने पे वो d मीटर्स अवे लैंड करे। Fortunately, the Hamjet's wonderflonium hull is impervious to air friction. Even more fortunately, the Hamjet doesn't fly too far or too high, so you can assume that the Earth is flat and the acceleration due to gravity is a constant 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि उसकी बॉडी ऐसी है कि उस पर एयर फ्रिक्शन नहीं लगता, सो हमें यहाँ पे एयर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। ऑल्सो बिकॉज जो d है वो बहुत बड़ा नहीं है, सो वी कैन अज्यूम अर्थ एज अ फ्लैट। ठीक है, अर्थ को हम फ्लैट अज्यूम कर सकते हैं और g की वैल्यू है कांस्टेंट, g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इस पे हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती रहेगी। तो हमें g की वैल्यू दी गई है, हमें डेस्टिनेशन दिया गया है और टेक ऑफ के टाइम पे वेलोसिटी दी गई है, और उसके पास कोई और एनर्जी नहीं है बिकॉज देयर इज नो फ्यूल लेफ्ट एंड देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। तो हमें बताना है कि कौन से एंगल होना चाहिए टेक ऑफ का जिससे कि इस वेलोसिटी पे वो d मीटर्स दूर जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे लैंड करे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स आना चाहिए जिससे कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि थीटा एंगल पे लॉन्च होता है। ठीक है, टेक ऑफ करता है और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी v है। यहाँ पे इसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है, मतलब कि उसके पास खुद की एनर्जी बाद में कुछ बचती नहीं है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ इस तरह का मोशन एग्जीक्यूट करेगा जिसको कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इन फिजिक्स। अब यहाँ पे एक ही
फोर्स लग रहा है जो कि है ग्रेविटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। और ये मान लो इसका डेस्टिनेशन है और ये सोर्स है, तो बोला गया है कि डेस्टिनेशन एग्जैक्टली d मीटर्स अवे है, ठीक है। तो हमें d और v की वैल्यू दी गई है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब अगर इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है अगर मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो अगर ये मतलब कि अगर मैं इसको x एक्सिस मानूँ, इसको y एक्सिस मानूँ, तो ये थीटा है, ये v है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v cos थीटा और यहाँ पे जो होगी वो होगी v sin थीटा, ठीक है। अब एक बात आप देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mv², ठीक है। तो अब बिकॉज इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, आई मीन फ्रिक्शन जैसा, तो इसमें एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ड्यू टू दैट यहाँ पे भी टोटल एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे भी सेम होगी एनर्जी कंजर्वेशन से। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट से डिटरमाइन होती है। तो अगर इसको रेफरेंस ले तो इसकी हाइट यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन नहीं है तो लॉस नहीं होगा, तो यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। सो इफ दिस इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पे भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सेम होना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, y एक्सिस में ग्रेविटी लग रही है, तो x एक्सिस में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे v cos थीटा है तो यहाँ पे भी x एक्सिस में क्या होना चाहिए v cos थीटा। अब टोटल v सेम है, ठीक है। तो अगर टोटल v सेम है, यहाँ पे भी v² है, यहाँ पे भी v² है, तो इसका y कंपोनेंट v sin थीटा ही होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके टोटल एनर्जी v के बराबर होगी, ठीक है। ये अगर थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, मतलब कि अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल थीटा होगा, तभी इसका x कंपोनेंट v cos थीटा होगा और y कंपोनेंट v sin थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। इतना हमने पता लगा लिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी, चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा, x एक्सिस में v cos थीटा इस तरफ होगा और y एक्सिस में v sin थीटा इस तरफ होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा एंगल थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y एक्सिस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ था v sin थीटा, यहाँ पे नीचे की तरफ है v sin थीटा, मतलब चेंज कितना हुआ 2v sin थीटा, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। तो चेंज है 2v sin थीटा। अगर हम मान ले कि t टाइम में ये चेंज हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ये g के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है g, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 2v sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें टाइम मिल गया। अब यहाँ पे दो अननोन है, एक है थीटा एक है टाइम, तो दोनों को निकाल नहीं सकते हम एक इक्वेशन की मदद से, मतलब हमें एक और इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन में हमने y एक्सिस का यूज़ किया, अब x एक्सिस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि d मीटर्स दूर है, अगर वो t टाइम के लिए ट्रैवल करता है और x एक्सिस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बिकॉज x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब velocity in x axis into time must be equal to distance traveled। velocity in x axis है v cos थीटा, टाइम कितना है 2v sin थीटा बाई g, 2v sin थीटा बाई g शुड बी इक्वल टू d। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, v² sin 2 थीटा बाई g इक्वल्स टू d। तो मैं कह सकता हूँ sin 2 थीटा इज g इंटू डी अपॉन v², थीटा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स जी डी अपॉन v²।
तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई थीटा की। यहाँ पे सारे वेरिएबल्स नोन है, जी भी पता है 9.8, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, वी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, और 1/2 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बातें वो देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली कुछ बातें देखें तो ये पहले तो इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन जैसा है नहीं। अगर हम C++ की बात करें तो साइन इनवर्स के लिए हमारे पास ए साइन फंक्शन है, तो उसमें ये वैल्यू पास कर देंगे और डिवाइड बाई 2 तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब यहाँ पे बिकॉज ये डिवीजन हो रहा है तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो एक और चीज़ हमें क्या बोली गई है कि क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो जो एक्चुअल आंसर है उसमें और हमारे आंसर में डिफरेंस जो है वो 10⁻⁻6 से कम होना चाहिए, तभी आंसर एक्सेप्ट होगा। सो वी वांट दिस टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो हम इन सभी को लॉन्ग डबल या तो डबल लेंगे, मतलब इंटीजर नहीं लेंगे। सो जी, डी एंड वी विल टेक एज लॉन्ग डबल। ठीक है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मिले। फिर साइन इनवर्स, और एक चीज़ यहाँ पे हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है, अगर मैं क्वेश्चन में एक थीटा वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लेता हूँ साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स GD/V², तो यहाँ पे ये सब तो हम लॉन्ग डबल लेंगे। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो होता है, अब साइन इनवर्स की जगह C++ में क्या आएगा, ए साइन करके फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है वो रेडियन में रिटर्न करता है वैल्यू, और हमें क्या चाहिए, हमें डिग्री में चाहिए। तो रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 180/पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, लेकिन क्योंकि हमें इतना एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हम पाई को और कुछ डेसिमल तक लेंगे। आई थिंक पाई अगर फर्दर हम लिखे तो इट इज 1415926 समथिंग। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद हम 6-7 डिजिट्स लेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटू 180/पाई, जहाँ पे पाई वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम 6-7 डिजिट तक लेंगे। ठीक है, और एक चीज़, जब आप GD/V² की वैल्यू निकालो, मान लो वैल्यू इक्वल टू GD/V², ये वैल्यू निकाली, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो कभी कभी वो वैल्यू 1 से थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, या तो -1 से थोड़ी बहुत छोटी हो जाती है। अब साइन इनवर्स में अगर आप 1 से बड़ी या -1 से छोटी वैल्यू पास करोगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, या तो NaN रिटर्न करेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू की वैल्यू हम क्या कर देंगे 1। इफ वैल्यू इज लेस देन -1, मतलब कि -1 से थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, वेरी स्मॉल, देन वी विल मेक इट वैल्यू इक्वल टू -1, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन करने में थोड़ा 1 से बड़ा या -1 से थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे, जिससे कि हमें हमेशा एक्यूरेट आंसर मिले। और क्वेश्चन में भी दिया गया है कि टेस्ट केस में इनपुट इस तरह से है जिससे कि हर बार आंसर पॉसिबल हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। पाई की वैल्यू 6-7 डेसिमल तक लेंगे, इन सबको डबल लेंगे, आई मीन इंटीजर नहीं लेंगे, और ये एक कंडीशन चेक में लगा देंगे। देन यू कैन जस्ट स्टोर द वैल्यू ऑफ दिस एंड प्रिंट आउट थीटा। सो आई होप आपको कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन और क्वेश्चन तीनों पार्ट्स क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।